नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एवक्स की तरफ से है और अभी हम कैरियर बेस्ड ईयरली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी के लिए हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई भी फिक्स्ड विंग एवक्स को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से इंडियन नेवी की तरफ से इसके लिए K-31 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है और ये नेवी के लिए एक ईयरली वार्निंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। अभी NS विक्रांत के इंडक्शन के बाद इंडियन नेवी में एडिशनल 10 K-31 हेलीकॉप्टर को भी सेम रोल के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंडक्ट करने का फैसला किया गया था, जिसको NS विक्रांत में ईयरली वार्निंग प्लेटफॉर्म की तरह ऑपरेट किया जाने वाला था। लेकिन रिसेंटली इसको लेके HAL की तरफ से कहा गया था कि अभी जिस डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को डेवलप किया जा रहा है उसी को ही बेस करके ईयरली वार्निंग हेलीकॉप्टर को भी डेवलप किया जा सकता है, जो कि हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकेगा और इसके लिए हमें इंपोर्टेड सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के चलते अभी HAL की तरफ से दो अलग अलग RFI को भी इशू किया गया, जिसमें एक एयरबॉर्न ईयरली वार्निंग रडार और एक दूसरी सर्विलेंस रडार सिस्टम को डेवलप करने के लिए कहा गया। तो बेसिकली HAL की तरफ से अभी डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की दो अलग अलग वेरिएंट को डेवलप करने का फैसला किया गया, जिसमें एक इसकी ईयरली वार्निंग वेरिएंट होने वाला है, जिसमें एक 30 किलोवाट स्टैंडर्ड की पावरफुल AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पूरे 360 डिग्री में नजर रख सकेगा और ये लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से भी 2 मीटर स्क्वायर साइज की टारगेट को भी डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होने वाला है। इसके बाद एक बेसिक सर्वेलेंस रडार को भी डेवलप किया जाने वाला है, जिसको मेनली सी और सरफेस सर्वेलेंस, टेरेन फॉलोइंग और ग्राउंड मैपिंग जैसे रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन दोनों ही रडार सिस्टम को 2027 की मार्च से पहले ही तैयार करने का प्लान किया जा रहा है और जून 2027 तक ऑफिशियल इन सिस्टम को हेलीकॉप्टर को टेस्ट करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि ये वर्तमान इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन एयरक्राफ्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में मौजूद है और अभी तक ऐसे 272 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा चुका है, जिनको HAL की नासिक डिवीजन में मैन्युफैक्चर किया गया था। लेकिन सभी 272 सुखोई की डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद नासिक डिवीजन में मौजूद Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन को बंद करना पड़ा था। लेकिन इसी दौरान एक्सीडेंट की वजह से खराब हुए सुखोई को रिप्लेस करने के लिए भी एडिशनल 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान किया गया था और फाइनली 2023 में इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया था। तो इसी के चलते अभी HAL की सुखोई मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन अभी एक बार फिर से ऑपरेशनल होने जा रहा है, जहां पर 2030 में ऑर्डर किए गए अप्रूव किए गए 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को आगे चल के बनाया जाने वाला है। लेकिन HAL की तरफ से यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को एक और प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसमें HAL की तरफ से भी 12 के बाद एडिशनल 72 Su-30 MKI को भी मैन्युफैक्चर करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिनको HAL की तरफ से 2030 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का वादा किया गया है। और अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो इंडियन एयरफोर्स में अभी कुल मिलाकर 344 Su-30 MKI मौजूद होने वाले हैं और ये एडिशनल 4 स्क्वाड्रन को ऐड कर सकते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की गिरती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को जल्दी मेकअप करने में मदद करने वाला है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जो एडिशनल Su-30 MKI को अभी HAL की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, ये मॉडर्न Su-30 MKI होने वाले, जिनको आप अभी सुपर सुखोई भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको पहले से ही सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, जिसमें मॉडर्न AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और 5th जनरेशन स्टैंडर्ड की एवियोनिक्स मौजूद होने वाली है। और अगर आप गौर करेंगे तो 72 और 12 मिलाकर टोटल 84 बन जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सुपर सुखोई के पहले फेज में अपग्रेड होने वाले सुखोई के साथ लगभग मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पर पूरा डिसीजन इंडियन एयरफोर्स के ऊपर ही होने वाला है कि वो एडिशनल Su-30 MKI को अपनी सर्विस में शामिल करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। लेकिन देखा जाए तो HAL की तरफ से यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑफर दिया गया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स जल्दी से अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेकअप कर सकता है और मॉडर्न Su-30 MKI को अपनी सर्विस में शामिल भी कर सकता है, जो कि वर्तमान की स्टैंडर्ड की थ्रेट का सामना करने में सक्षम होने वाला है। और पुराने सुखोई को अपग्रेड करने के बदले अगर हम नए सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंड में अपग्रेड करके इंडक्ट करते हैं तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक सर्विस में ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका एयरफ्रेम एकदम नया होने वाला है। जबकि 20 साल पुराने सुखोई का अगर हम अपग्रेड करेंगे
तो उनकी सर्विस लाइफ पहले से आधी हो चुकी होगी। तो हम जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न हमें उतना नहीं मिल पाएगा जितना हमें नए एयरक्राफ्ट के साथ मिलने वाला। लेकिन वहीं पर जो नए एयरक्राफ्ट होंगे वो थोड़े महंगे भी पड़ने वाले। और एस्टिमेशन के मुताबिक जो नए सुखोई हमको ऑफर किए जा रहे हैं, यानी कि जो सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके हमको एचएएल की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, ये हमको $70 मिलियन के आसपास पड़ सकते हैं, जो कि देखा जाए तो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में हमको ऑफर किए गए एयरक्राफ्ट के मुकाबले वैसे भी काफी सस्ते पड़ने वाले हैं। अगला अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके। भारत की बात करें तो अभी हमारे पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं और आने वाले 10 सालों में इंडियन नेवी में 2 एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इंडक्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें से एक INS विक्रांत का सिस्टर वेसल होने वाला और दूसरा एक 65,000 टन क्लास की सुपर कैरियर या न्यूक्लियर कैरियर होने वाला है। इसी बीच अभी फ्रांस में चल रहे यूरो नेवल एक्सपो के दौरान फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से अपनी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर की मॉडल को डिस्प्ले किया गया था, जो कि फ्रांस का फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर बनने वाला है। और ये एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसे फ्रांस की नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स और फ्यूचर एयर कॉम्बैट ऑपरेशन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसमें ईमल सिस्टम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इसमें 2 कैटापल्ट सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि आगे चल के इसमें एक ही बार में 3 कैटापल्ट को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि एक ही बार में 3 एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर पाएगा। और ऐसा करने से इस एयरक्राफ्ट कैरियर की एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी 30% तक इंक्रीज होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ट्विस्ट है, क्योंकि अभी फ्रांस की तरफ से अपनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डेवलपमेंट में फॉरेन कंट्री को भी ज्वाइन करने का निमंत्रण दिया जा रहा है। यानी कि जो भी देश अभी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना चाहते हैं या ऑपरेट करने में इंटरेस्टेड हैं, वो चाहे तो फ्रांस के साथ मिलकर इसकी जॉइंट डेवलपमेंट में शामिल हो सकते हैं। मोस्टली ऑफर बाकी यूरोपियन कंट्री के लिए था, लेकिन इसमें नेवल ग्रुप की तरफ से भारत को भी शामिल करने का निमंत्रण दिया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो नेवल ग्रुप की तरफ से अपनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिज़ाइन से लेके इसकी न्यूक्लियर प्रोपल्सन सिस्टम, ईमल सिस्टम और एडवांस डेक कॉन्फ़िगरेशन को भी भारत के साथ शेयर करने का ऑप्शन दिया जा रहा है और कई सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करने का प्रपोजल रखा गया। वैसे ये भारत के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन दूसरे तरफ अगर भारत की बात करें तो अभी तक भारत अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर की डेवलपमेंट को लेकर किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि पहले से इस शिप्स के डिज़ाइन को हमारी नेवल डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से किया जा रहा है। और अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से भी एक पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप किया जा चुका है, जो कि हमारी फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर करने के लिए सक्षम होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इससे पहले हमने कभी भी एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप नहीं किया है और खास करके ईमल सिस्टम को कैरियर में इंटीग्रेट नहीं किया है। तो उस सेक्टर में अगर हम चाहे तो फ्रांस से मदद ले सकते हैं, क्योंकि फ्रांस को इन सब चीज़ों को ऑपरेट करने का पहले से अच्छा खासा अनुभव मौजूद है। अगला अपडेट मातंगी अनमेंड सरफेस वेसल को लेके जो सागर डिफेंस ने डेवलप किया है और जो ऑटोनोमस नेवल टेक्नोलॉजी में एक नया रिवोल्यूशन लेकर आई है। मातंगी यूएसवी को स्पेशली कोस्टल डिफेंस और लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया था। अभी हाल ही में मातंगी ने अपनी इंप्रेसिव ऑटोनोमस जर्नी को कंप्लीट किया था, जिसमें इस वेसल ने बिना कोई ह्यूमन ऑपरेटर के करीब 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया था। मातंगी की सफल ऑटोनोमस वॉयज के बाद इसके एडवांस नेविगेशन सिस्टम, एंड्योरेंस और ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज को काफी हद तक प्रशंसा किया जा रहा है। ऑटोनोमस ऑपरेशन की वजह से ये वेसल इंडिया के कोस्ट लाइन पर लंबे समय तक पेट्रोल और सर्वेलेंस कर सकता है और बिना किसी क्रू के किसी भी ऑपरेशन को वहां पे किया जा सकता है। ट्रेडिशनल मैन्ड वेसल के कंपैरिजन में मातंगी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हुए क्रिटिकल एरिया में जाके मॉनिटरिंग कर सकता है, जो कोस्टल डिफेंस और मैरिटाइम लॉ इन्फोर्समेंट जैसे कई टास्क के लिए काफी आइडियल चॉइस हो सकता है। और क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पोटेंशियली डेंजरस एरिया में जाके प्रिसिशन के साथ ऑपरेट कर सकता है और ह्यूमन लाइफ रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशन के सिनेरियो में मातंगी रिकॉनेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और सिचुएशनल अवेयरनेस को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में बात देखा गया था कि अनमेंड सरफेस वेसल और एरियल वेसल एसिमेट्रिक वॉरफेयर में काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहे थे। खास तौर पर हाई वैल्यू वॉरशिप्स को टारगेट करने में मातंगी वेसल को इंडियन ओशन रीजन में सिमिलर ऑफेंसिव रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें ये एनिमी वॉरशिप को सर्टन कंडीशन में एंगेज कर सकती है। अगर इसे स्मॉल एंटीशिप मिसाइल से या किसी भी तरीके के एक्सप्लोसिव चार्जेस से वेपनाइज कर दिया जाता है या पेलोड को इसमें इंटीग्रेट किया जाता है, तो ये हाई रिस्क एंगेजमेंट वाले एरिया में मैन्ड वेसल का एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव साबित हो सकता है और ये कैमिकाजी वेसल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले के ज़माने में फायर शिप हुआ करते थे जो कि कैमिकाजी बोट की तरह काम करते थे, इसको भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बड़े नंबर में जाकर दुश्मन की रडार्स को और डिफेंस सिस्टम को ओवरपावर करके उनके वेसल को नाकाम कर सकते हैं और उसके साथ टकरा कर एक्सप्लोड कर सकते हैं, जिससे दुश्मन को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, जबकि हमें वहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
स्वार्म डिप्लॉयमेंट में मातंगी यूएसवी कोऑर्डिनेटेड अटैक को भी कर सकते हैं, मल्टीपल टारगेट को एक साथ इंगेज भी कर सकते हैं और ये एनिमी डिफेंस को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ताकि दूसरे एसेट इफेक्टिवली वहां पे ऑपरेट कर सके। मॉड्यूलर पेलोड के साथ ये वेसल आते हैं जिस वजह से इसको अलग अलग तरह के मिशन के हिसाब से बहुत ही जल्दी तैयार किया जा सकता है, चाहे वो रिकॉनेंस मिशन हो, कॉम्बैट मिशन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन हो। इस वेसल को बहुत ही जल्दी सभी तरीके की ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सकता है और इसी वजह से अभी इसे नेवल वॉरफेयर में गेम चेंजर कहा जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।